आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स वीके पर और मैं निकिता फिर से आपके सामने आ गई हूँ स्पोर्ट्स की अपडेट लेकर। आज कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि भारत जो है वो T20 सीरीज जीत चुका है। जैसे कि हम सबने देखा कि अभी तक के 4 T20 सीरीज हो चुके हैं, जिसमें से 3 मैचेस भारत जीत गया है और 1 मैच टीम इंग्लैंड जीती है और अभी 5वां T20 मैच होना बाकी है। लेकिन उससे पहले तीसरे T20 मैच में बहुत ही सारे विवाद हुए थे, बहुत ही सारे सवाल जवाब हुए थे, जिस पर ताला लगाकर चौथे मैच पर टीम इंडिया ने अपनी जीत हासिल कर ली है। इन्हीं सब के बीच में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मैच के बारे में ही कि कल का मैच कैसा रहा था। योगेश जी आपको बताएंगे कि कल किस बल्लेबाज ने कैसा खेला, किस गेंदबाज ने कैसा खेला और क्या-क्या रहा। सबसे पहले तो बदलाव के साथ आया, जो हम कह रहे थे वही हुआ और भारत ने कल अच्छा क्रिकेट खेला। भारतीय टीम कल जिस जगह पे जो जरूरत थी उसका भारत ने बखूबी इस्तेमाल किया। लेकिन बात कल के मुकाबले में ज्यादा क्रिकेट की नहीं है, खेल की नहीं है, जीत की नहीं है और जिसकी है वो आप बखूबी समझ रही हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं और इसका अंदेशा किसी को भी नहीं था, आपको भी नहीं होगा, हमें भी नहीं था। और ऐसा होता कब है जब इंसान डिसीजन बनाता रहता है ना, कुछ निर्णय लेने की कोशिश करता है और उस समय जब आपके 3 विकेट 10 रन पे गिर चुके हो। मुकाबले हम भी देख रहे थे, शुरुआत के ओवर में एक गेंदबाज आता है और एक ओवर में 3 लोगों को पवेलियन भेजता है और आपके बड़े बैट्समैन हो, तो फिर आपके पास वहां कोई मतलब डिसीजन लेने के लिए बचता ही नहीं कुछ, क्योंकि आप एक ही ओवर में ऐसे शिकार हो जाते हैं। तिलक वर्मा, संजू सैमसन, तो फिर सूर्य कुमार यादव। तो अब ये तो वो पिलर है ना आपके बैटिंग के, जिससे कि आप मतलब पूरा मैच जीतने की क्षमता रखते हैं। अब आपके पास बचे थे रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या। ये वो खिलाड़ी थे जिनके बदौलत आप जितना रन बना सकते हैं। अब यही लग रहा था कि भारत कल शायद 100 रन, 120 रन पे अटक जाए, 120 रन बना ले। लेकिन टीम इंडिया ने कल जो क्रिकेट खेला, वो क्रिकेट इस दिशा में खेला कि वर्ल्ड चैंपियन है हम। वो फील होना चाहिए, वो दिखना चाहिए और अंग्रेज को पता होना चाहिए कि आप मुकाबला किससे खेल रहे हैं। तो भारतीय टीम ने कहा कि हम हार तो तब तक नहीं मानते जब तक हम हार ना जाए, और हथियार डालने वालों में से हम है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप भी जब हम जीते तो हमारे फेवर में मुकाबला नहीं था, लेकिन हम अहम मौके पे बाजी पलट देते हैं। भारत के 2 बल्लेबाज जो शानदार गेंदबाजी बैटिंग किया उन्होंने, एक था हार्दिक पांड्या और दूसरा शिवम दुबे। शिवम दुबे को पहली बार मौका मिला इस सीरीज में, लेकिन शिवम दुबे ने अर्धशतक लगा के बता दिया कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं और उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो उसी टीम में जो जल्दी जल्दी आउट होके गए हैं। वो संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, अभिषेक हैं। उस बल्लेबाज ने ये बताया कि आपका जो दिमाग है ना, वो T20 के हिसाब से किस लेवल का होना चाहिए और शॉट कैसा खेलना चाहिए, तभी तो अर्धशतक बनाया। बचा खुचा जो था वो हार्दिक पांड्या ने पूरा कर दिया। हार्दिक पांड्या ने कहा कि शिवम तो है ही, तो मतलब बात वहां वही हो गई थी, बड़े मियां छोटे मियां आसमान वाला। हार्दिक बड़े हैं शिवम से, तो हार्दिक ने कहा कि हम भी शुरुआत करते हैं, हम भी बड़ा बनते हैं, हम भी खेलते हैं। हार्दिक ने भी रन बनाया, जिसके बदौलत भारत 180 रन पहुंच गया, 181 चाहिए था। इसके बाद मैंने हम कल जिक्र कर रहे थे तो हमने बोला था कि 200 के आसपास का जो टारगेट है वो भारत के लिए बहुत सेफ टारगेट होगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में गेंदबाजी बहुत मुश्किल है और बल्लेबाजी बहुत मुश्किल है। और कल जो मुकाबला देखा होगा, और एक जब आर्चर आउट हुए हैं तो उनकी जो गेंद रवि बिश्नोई की थी वो इतनी तेजी से अंदर की तरफ आई कि वो इस बात का मैसेज दे रही थी कि विकेट जो है वो स्पिनरों को कैसे मदद मिल रहा है। रवि बिश्नोई भी विकेट लिए हैं, बाकी आपके हर्षित राणा भी लिए हैं, जिसका जिक्र भी हम करेंगे आगे के वीडियो में। तो ये कल का पूरा जो लेखा जोखा है भारतीय टीम की जीत का है। अब लेकिन जीत से मैंने पहले ही बताया कि जीत से ज्यादा चर्चा किसी और चीज की है, तो मुद्दे पर ही आएंगे, मुद्दे पे बात करेंगे कि भारत जीत गया, सीरीज जीत गया, ये तो बड़ी बात है। 5 मुकाबले थे, 4 आप जीत गए, 3 जीत गए, एक बाकी है, चौथा देखते हैं। उसमें भी हम कोशिश रहेगी कि वो मुकाबला जो वानखेड़े में, तो मुंबई में है, वहां पे मुझे लगता है कि भारतीय टीम की स्थिति जो मजबूत होगी। वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो वानखेड़े तो अपने आप में ही विवाद है। हाँ, इसीलिए कि वानखेड़े का उस स्टेडियम स्टेडियम ऐसा। में कुछ भी होता है वो विवाद का शिकार होता ही होता हाँ, है। बिल्कुल। अब विवाद से जैसे कि इन्होंने बोला कि जीत की इतनी खुशी नहीं है जितना कि मतलब जीत की इतनी चर्चा नहीं है जितनी चर्चा एक शख्स की है, जिसका दूर-दूर तक पूरी सीरीज में कहीं भी नाम नहीं था। नाम नहीं था, बिल्कुल। अचानक से आया, आंधी की तरह आया और तूफान की तरह, पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, क्या करेगा कुछ पता नहीं है। तो सीधा उसी पे आते हैं। इसके साथ में कुछ ऐसे
खुलासे भी योगेश जी करेंगे इस वीडियो में, जो आपको आगे पता चलेगा, जो शायद आपको एकदम हैरान करके रख दे। तो पहले बात करते हैं उस एक नाम की जिसने आए और एकदम मतलब जो आए और एकदम से छा मतलब गए। तबाही मचा के चले गए। हाँ, हर्षित राणा। बेसिकली हर्षित राणा कल के मुकाबले में नहीं थे वो, और कहते हैं ना कि जो होता है वो सही के लिए होता है। और एक बात कल ये भी समझ में आई होगी जो लोग क्रिकेट देख रहे होंगे, हर्षित राणा की जिंदगी के लिए कल वो टर्निंग पॉइंट था, उनके लाइफ का वो बहुत बड़ा मौका था जिसको उस बंदे ने बहुत ही बारीकी से समझा और उसको पकड़ा। देखो, समय आपके हिसाब से नहीं चलता है। वो मुझे लगता है कि वो डगआउट में यही सोच के बैठे हैं आज का मुकाबला भी बैठ के देखना ही है मुझे, अनलुकर्स की तरह। लेकिन अचानक उनके पास कोई कॉल आए और कोई कहे कि बेटा आप मैदान पे जाइए और आप खेलिए और ये आपका डेब्यू मैच होगा, तो सोचिए उस व्यक्ति के लिए कितना बड़ा दिन होगा वो। और जब बड़ा दिन होता है तो जब कहते हैं ना कि वो जब आपकी परीक्षा हो और परीक्षा में जब आप मतलब तैयारी किए हैं लेकिन अचानक से आपके पास डेट आ गया कि कल ही एग्जाम है, तो फिर इंसान अंदर से बहुत वो हो जाता है। अब उनको तो लाइव देना था परफॉर्मेंस कि भाई अब आपके पास मौका कुछ नहीं है, आप जाइए मैदान में और डेब्यू करिए। अगर आज आपने जीत लिया मैदान तो जीत लिया, और नहीं तो फिर आप पे भी कई सवाल होंगे, तो फिर मौके देने में सोचना पड़ेगा। लेकिन हर्षित ने कहा, राणा साहब ने कहा कि नहीं नहीं मैं इतना जल्दी हार नहीं मानने वाला, आपने मौका दिया, बाद बाकी आप समझिएगा कि आप मुझे भेज करके कहाँ भेज रहे हैं और किस कंडीशन में भेज रहे हैं, मैं अपना काम करके आऊंगा। और एक गेंदबाज आया जिस तरीके से 12वें ओवर में सूर्या ने गेंदबाजी दी, 3 विकेट गेंदबाज ने निकाला और बड़ा बड़ा विकेट निकाला, तो बता दिया हर्षित ने कि T20 फॉर्मेट में गेंदबाजी वो कैसे करते हैं और क्यों गौतम गंभीर ने उन पे ही ट्रस्ट करके उनको भेजा। बड़ी बात यह है क्योंकि आपके पास वहां पे गेंदबाजी, आप 15-16 रनों से मुकाबला आ रहे हैं, तो इस चीज को आप समझना होगा कि वो कोई ज्यादा स्कोर नहीं था। और उस बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया जो अहम मौके पे लास्ट में रन बना रहा था, लास्ट विकेट जो उन्होंने तीसरा विकेट लिया था, तो वो इंपॉर्टेंट था। और हर्षित राणा इस बात को बखूबी समझते थे। मैंने देखा, वो तस्वीर भी मैंने देखी जब हर्षित राणा गेंदबाजी खत्म हो गई, 3 विकेट लिया उन्होंने और उसके बाद उनके हाथ में थोड़ी सी चोट लगी थी गेंदबाजी के टाइम पे, तो एक गेंद सामने से आ रही थी, तो फिर वो गए डगआउट की तरफ, पवेलियन की तरफ जा रहे थे। ये तस्वीर पता नहीं हमारे दर्शकों ने देखी है या नहीं देखी है, बहुत मतलब ये तस्वीर बताती है कि गंभीर कितना ट्रस्ट के साथ उस खिलाड़ी को भेजे थे। गंभीर अपने चेयर से उठकर आकर के उस खिलाड़ी से हाथ मिलाए, गाल थपथपाया, शाबाशी दी। बहुत सारे लोग आउट होके जाते हैं, बहुत लोग ऐसे चोट होने के बाद जाते हैं, लेकिन हर्षित राणा वो काम करके गए थे। हर्षित राणा वो काम कर चुके थे जिसके लिए गंभीर ने भेजा था। इसीलिए गंभीर ने अपनी कुर्सी छोड़ी, कुर्सी छोड़ के बाहर निकले, गले मतलब हाथ मिलाया, गाल थपथपाया, बाकी खिलाड़ियों ने भी उसके बाद किया। तो ये मैसेज देता है कि गंभीर के इस मुकाबले के लिए वो कितना इंपॉर्टेंस रखते थे। और बवाल की जो बात है, वो बवाल का जवाब हम आपको देंगे जब एक एक सिरे से, एक एक तह के से जब खुलेगा वो सवाल, जिसको लेकर के दर्शक भी वेट कर रहे होंगे। तो आप कह रहे हैं कि गंभीर को उन पे इतना ट्रस्ट था और उन्होंने अपनी चेयर छोड़ी और उनको इतना प्रेस किया, तो वो तो ऑब्वियसली बात है। अगर आप किसी को एकदम से सडनली फोन करके बुलाएंगे कि भाई तुम्हें खेलना है, तो उम्मीद तो बहुत ज्यादा रहती है, कहीं ना कहीं डर भी रहता है कि अरे ये तो प्रिपेयर ही नहीं है, ये कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। और उसमें उन्होंने इतना अच्छा अपना नहीं, उसमें एक चीज है कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, साथ में ही थे, वो डगआउट में टीम के साथ सफर भी कर रहे थे, तो मतलब उससे ये है कि फिर भी अगर वो टीम के साथ सफर भी कर रहे हैं, आपके साथ बैठे भी हैं, डगआउट में बगल में बैठे हैं, लेकिन वो बंदा उस मुकाबले के लिए तैयार नहीं है, तो नहीं है तो थोड़ा सा तो होगा ही, नर्वस भी होगा। लेकिन कमाल की गेंदबाजी, मतलब सैल्यूट है इस गेंदबाज को। इन गेंदबाज के लिए आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताते रहिए, क्योंकि हम देखेंगे कि किस किसने क्या क्या लिखा हुआ है। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि शिवम दुबे के साथ में क्या हुआ जी। शिवम दुबे को एकदम से क्यों हटा दिया गया? बेसिकली पारी का अंतिम ओवर चल रहा था, लास्ट गेंद थी, शिवम दुबे के हेलमेट पे गेंद लगी और गेंद हेलमेट पे लगी तो उनको चोट लगी। और अनुमान ऐसा हुआ है, आप पीछे के क्रिकेट में देखेंगे खिलाड़ियों को कि हेलमेट पे चोट लगने के बाद ज्यादा चोट लगी है, डेथ भी हुई है खिलाड़ियों की, तो वो माना जाता है कि उस समय जो कंकशन होता है वो खिलाड़ी तुरंत मेडिकल के लिए जाता है, वहीं पे जो मेडिकल स्टाफ होते हैं वो करते हैं। तो शिवम को चक्कर आ रहा था, तो फिर उन्होंने उस कंडीशन में आप खेलने के लिए नहीं भेज सकते, तो आपके पास अब कोई ऑप्शन होना चाहिए भाई, क्योंकि
वहां भेजना पड़ेगा किसी खिलाड़ी को, भाई शिवम दुबे की जगह पे कौन जाएगा। तो वहां पे शिवम को चोट लगी और जैसा भी उनका कंकशन था, वो फिजिकली फिट नहीं थे, तो फिर उनको उनके जगह पे किसी को भेजना था और इसीलिए वो डिसीजन लिया गया कि वो फील्डिंग नहीं करेंगे। अब फील्डिंग करने के लिए कौन जाएगा, तो उस पर टीम इंडिया डिसीजन लेगी और तुरंत बताना होता है, मतलब आपके पास बहुत कम वक्त होता है, तुरंत आपको रेफरी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, रेफरी तुरंत डिसीजन लेगा, देखेगा, तब वो आपको जाकर के फाइनल देगा कि हाँ भाई आप इसको भेज दीजिए। तो टीम इंडिया ने किया, टीम इंडिया ने उनके जगह पे हर्षित राणा को प्रोजेक्ट किया, बोला कि भाई हर्षित हमारा जाएगा, और शायद रेफरी ने इसको हाँ कह दी। जब हाँ कह दी तो हर्षित गए और तबाही मचा के आ गए। अब उसके बाद जो बवाल है वो बवाल है, क्योंकि वो सवाल है, और वो सवाल है उसका जवाब तो रेफरी साहब देंगे कि भाई उन्होंने हाँ क्यों कही। तो जैसे आपका यही सवाल होगा कि मुझे लगता है कि कंकशन के शिकार होने के बाद भाई उनके जगह पे किसी और को क्यों नहीं भेजा गया। ये सवाल भी है मेरा। उससे हाँ। पहले मैं इतना मतलब पूछना चाहती हूँ, शायद हमारे कुछ दर्शकों को कंकशन का मतलब ना पता हो कि हाँ, एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए क्रिकेट के नियम के हिसाब से जब किसी खिलाड़ी को ऐसी स्थिति में होती है या चोट लगती है गर्दन के ऊपर, गर्दन पे सिर पे या ऐसे, तो वो कंकशन में आता है। अब उसमें क्या है कि उसका आईसीसी का नियम ये है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। ओके। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट का मतलब इससे है कि अगर वो बैटर है तो बैटर ही आएगा उसके जगह पे, अच्छा। अगर वो बॉलर है हाँ। तो उसके जगह पे बॉलर ही आएगा, अगर ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर ही आएगा। अब शिवम दुबे आपके पास बैटर है, तो स्वाभाविक तौर पे बैटर के जगह पे आपको बैटर लेना चाहिए। अब आपके पास एक खिलाड़ी था रमनदीप, आपने उसको नहीं भेजा, आपने कहा कि नहीं भाई मैं तो हर्षित को भेजूंगा, हर्षित गेंदबाज है। अब इसी को लेकर के सारी कहानी जो है वो बदली हुई है और इसी को लेकर के बवाल है। तो जो नियम कहता है वो तो सही कहता है। नियम हम कल डिस्कशन कर रहे थे तो हमने एक बात बोला था आपसे, उस डिस्कशन में ये बात कही थी कि जब आप टीम बनाते हैं तो आपके दिमाग में क्यों होता है कि भाई 3 गेंदबाज लेना है, 4 बल्लेबाज लेना है, 2 ऑलराउंडर लेना है, क्यों? क्योंकि ये सबकी अलग अलग जो ये अलग अलग वेरायटी है, वो सबका अपना अपना काम है। गेंदबाज है वो गेंदबाजी ही बेहतर कर सकता है, आप उससे रन की उम्मीद नहीं कर सकते, भले आप उसको कितना भी बल्लेबाज के तौर पे तैयार कर दीजिए, लेकिन पहला छाप वो अपनी गेंदबाजी में छोड़ेगा। तो बल्लेबाज, अब सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी भी करते थे बल्लेबाजी भी करते थे, लेकिन पार्ट टाइम गेंदबाज थे, वो रेगुलर नहीं थे। अब जसप्रीत बुमराह या बाकी जो जैसे शेन वॉर्न ऐसे गेंदबाज नहीं थे, उनसे हम जब भी उम्मीद करते थे तो बल्लेबाजी की उम्मीद करते थे। तो शिवम दुबे से आप बल्लेबाजी की उम्मीद करेंगे, शिवम दुबे ने अपना काम कर दिया। और भाई आईसीसी के जो लिस्ट है, आईसीसी की लिस्ट में शिवम दुबे बतौर बल्लेबाज है, तो बतौर बल्लेबाज ही जाना चाहिए था। लेकिन वहां पे गंभीर साहब ने कहा कि नहीं, हम गंभीर डिसीजन लेंगे, हम हर्षित राणा को भेजेंगे। हर्षित राणा साहब गए, फिर बवाल हो गया। तो फिर आपको क्या लगता है कि उन्होंने रमनदीप की जगह पर हर्षित राणा को ही क्यों भेजा है? देखिए मैं कह रहा हूं कि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। गंभीर इस मामले में बहुत तेज आदमी है, मतलब मैं गंभीर के इस मामले में बहुत, देखिए गंभीर को मैं बहुत लंबे समय से क्रिकेट में देखा है हमने, तो गंभीर से एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो मौके को पकड़ लेते हैं। वो बाकी लोग की तरह नहीं है कि नहीं संभव है तो वो संभव वाली स्थिति में जाते हैं। वो उनको लगा कि हम इस बल्लेबाज का नाम, हम इस गेंदबाज का नाम देते हैं, रेफरी अगर कहता है कि हाँ जी खिला लो, तो मेरा क्या जाता है। अब मैं ये प्रस्ताव भेजू भी ना तो ये मेरी बेवकूफी है, क्योंकि उनके दिमाग में गेंदबाज चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि भारत तो बैटिंग कर चुका था, भारत को जरूरत किस चीज की है? गेंदबाज की है। तो भाई मेरे पास अगर एक ऑप्शनल गेंदबाज हो जाएगा तो मेरे कप्तान के पास एक ऑप्शन तो हो गया ना कि भाई बल्लेबाज तो फील्डिंग करता सिर्फ, गेंदबाज जाएगा तो 4 ओवर डालेगा, और जब 4 ओवर गेंदबाज ने डाल दिया तो देखो क्या हो गया, फिर इंग्लैंड हार गया। तो वो कोच के तौर पे उनकी अपनी सोच थी, उस सोच को उन्होंने रेफरी के सामने रख दिया। अब रेफरी ने अगर उसमें कोई मना नहीं किया तो भाई ठीक है, बल्ले बल्ले, और हम जीत गए, हमारा गेंदबाज ने गेंदबाजी की 4 ओवर ले लिया, उसका डेब्यू भी हो गया इसी बहाने, वो T20 इंटरनेशनल में पहला मुकाबला भी खेल लिया। तो गंभीर इस मामले में बहुत अलग क्लास के प्लेयर रहे भी हैं और कोच भी अलग है, और इसीलिए उन्होंने कोलकाता को चैंपियन बनाया। तो उसके पीछे कहानी सिर्फ चैंपियन बनना नहीं है, देखो वो रिजल्ट पे प्रोसेस उसके पीछे बहुत ज्यादा है। अब आप प्रोसेस पे कोई ध्यान नहीं देता, रिजल्ट भी सब देते हैं। जीत गया तो सबको लगता है गंभीर ने जिता दिया, लेकिन गंभीर ने जितने सारे चेंजेस किए, सारी चीजें बनाई कोलकाता के लिए कम समय में, वही उसको चैंपियन बनाया था। तो इसीलिए गंभीर के लिए दाग देनी पड़ी उस डिसीजन की। अब बाद बाकी बवाल है वो होता रहेगा, वो आईसीसी समझेगा, उसमें किसी का क्या लेना देना। वही तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जब रेफरी के पास में ऐसे सिचुएशंस में सजेशंस जाते हैं तो वो कैसे प्रोसेस करते हैं? देखिए श्रीनाथ साहब ने यहाँ पे गलती कर दी है। अच्छा। आईसीसी मुझे लगता है कि आने वाले समय में
हालांकि मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए या इस पे फैसला होगा या नहीं होगा वो आईसीसी करेगा, बट जो बवाल है और जो डिसीजन है उस पे गंभीर का तो वहां कोई लेना देना नहीं है। वहां पे सराज साहब की हो सकती है कि क्लास लगे और आईसीसी हो सकता है कि इस पे कोई अपना स्टैंड ले। इन फ्यूचर हो सकती है कि इन फ्यूचर क्या पहले मुकाबले से पहले जो मुकाबला होगा उससे पहले कुछ हो सकता है उस पे। क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज बहुत समझने वाली है और दर्शकों को ये बात समझनी पड़ेगी। गौतम गंभीर ने एक प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव रेफरी के पास गया, रेफरी की आंखें खुली थी, बड़ी स्क्रीन लगी है, नाम स्क्रीन पे होगा, नाम लिख के गया होगा कि जो हर्षित राणा है वो बतौर बैटर है, बतौर ऑलराउंडर है या बतौर गेंदबाज है। आईसीसी की लिस्ट में ये नाम गया होगा। रेफरी साहब को इस बात की जानकारी होगी, तो रेफरी के आंख पे पट्टी तो नहीं थी ना कि भाई हर्षित राणा बतौर गेंदबाज जा रहे हैं, बतौर बैटर जा रहे हैं, और शिवम दुबे बतौर बैटर है या बतौर गेंदबाज है। तो जब रेफरी के दिमाग में ये सारी चीजें होंगी, अगर उसके बाद उन्होंने डिसीजन दिया है तो मिस्टेक रेफरी की है, वो आईसीसी समझेगा, वो टीम इंडिया का कोई उससे लेना देना नहीं है। और मैंने इसीलिए कहा कि गंभीर का ये मास्टर स्ट्रोक था। गंभीर ने कहा कि हम रमनदीप को तो भेज देंगे, लेकिन हम हर्षित को भेज के देखते हैं, क्या पता मुझे हाँ मिल जाए तो मेरे लिए गेंदबाज मिल जाएगा। आईसीसी के जो रेफरी साहब है उन्होंने हाँ कह दी, तो वो उनकी प्रॉब्लम है और उनके पास ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने हवा में कह दिया होगा, उन्होंने नाम पढ़ा होगा। वो क्रिकेट की भाषा में ये कहा जाता है कि जब किसी खिलाड़ियों का नाम जाता है तो आगे लिखा होता है कि विकेट कीपर गेंदबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज, हाँ कि वो क्या है वो। तो फिर वैसे में गलती के चांसेस भी नहीं है। अब ये कहा जाए कि वो जानबूझ के दिया तो ये भी नहीं हो सकता कि भाई वो अपनी नौकरी खतरे में तो नहीं डालेगा जानबूझ के दिया। हाँ, अब जो भी दिया है वो सोच समझ के ही दिया है। या हो सकता है कि आईसीसी कोई नया नियम क्रिएट कर रहा हो, उसको पहले से पता हो कि भाई ये नियम बदलने जा रहा, हम पहले एक फैसला देते हैं। ये कैसे पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब वो रेफरी साहब है, अब वो सर्वोपरि थे वहां पे। अंपायर क्रिकेट में सर्वोपरि होता है ना। अंपायर ने जो कह दिया वो मान लिया गया, तो रेफरी साहब ने जो कह लिया वो सूर्य कुमार यादव ने मान लिया, वो हमने गौतम गंभीर ने मान लिया। तो बस उसका जो फैसला है वो आईसीसी कर पाएगा। और मुझे लगता है कि आईसीसी को इस चीज में दखल अंदाजी देनी भी चाहिए, क्योंकि ये देखिए टीम इंडिया जीत गई ये बात ठीक है, लेकिन कल भारत के साथ भी हो सकता है। कल आप भी खेलेंगे, कोई खिलाड़ी ऐसा कर सकता है, तब आप उस समय रोएंगे या आप उस समय सवाल उठाएंगे। तो फिर इससे बेहतर है कि जो भूल हो गई, जो गलती हो गई, आईसीसी उस पर स्टैंड ले, आईसीसी अपनी बात कह दे कि भाई ठीक है फैसला सही है, तो इन फ्यूचर सबको याद रहेगा, तो भाई हर जगह बदलेंगे। क्योंकि एक खिलाड़ी की वजह से चीजें बदली है। इंग्लैंड सवाल इसलिए उठा रहा है कि वो खिलाड़ी आपके लिए मुसीबत बन गया, वो खिलाड़ी इंग्लैंड को मतलब धराशायी कर दिया, वो विकेट उसके जल्दी जल्दी निकाल दिए। तो भाई किसी को भी तो लगेगा, फिर सवाल तो करेगा। अगर जीत जाता इंग्लैंड तो उतना बवाल नहीं होता, हार गया इसीलिए है क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहा उस खिलाड़ी का उस मैच मुकाबले में। ओके, सो अभी जैसे कि आपने बोला कि ये रेफरी की गलती भी हो सकती है और इसमें आईसीसी को वो स्टैंड लेते हैं या नहीं लेते हैं ये उनके ऊपर है। तो रेफरी के अगेंस्ट क्या क्या मतलब चीजें हैं जो आईसीसी ले सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रेफरी के अगेंस्ट बहुत हो सकता है। तो या तो हो सकता है कि किसी 2 मुकाबले के लिए या 3 मुकाबले के लिए आपको वो कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। क्या इसका कुछ इम्पैक्ट जो है वो मैच पे तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मैच पे कोई देखो जो हो गया उस पे कुछ नहीं होता है। ओके। वो जो अब भारत जीत गया, सीरीज जीत गया, अब उसको कोई नहीं बदल सकता क्योंकि वो कागज पे लिख दिया गया है और दुनिया ने देख लिया है। अब उसमें अंपायर, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, अंपायर ने किसी बल्लेबाज को गलत आउट दे दिया तो उसका इन फ्यूचर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ऐसा थोड़ी है कि फिर से मैच करा जाता है कि बल्लेबाज आके खेले फिर करे, नहीं। इम्पैक्ट ये है कि अंपायर को उसके लिए जुर्माना देना होगा या उसके मैच फीस कुछ कटेंगे, या हो सकता है कि उसको बैन कर दिया जाए 2-3 मुकाबले के लिए, या उसके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अगर उसने फैसले हमेशा गलत दिया है तो उसको आईसीसी से बैन कर दिया जाएगा। आईसीसी जो है वो अंपायर्स को जॉब देती है, तो उसको लगेगा नहीं भाई आप तो क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हैं ना, तो आपको क्यों रखेंगे, तो वो हटा देगा। तो बात ये है। दूसरा क्या है कि मैच तो अब भारत की लिस्ट में जीत में है, अब उसको हार में तब्दील कोई नहीं कर सकता, आईसीसी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका खुद का रूल इस बात की गवाही नहीं देता है। जो हो गया मैदान पे हो गया, जो बीत गया वो बीत गया। क्रिकेट में अच्छी बात ये है, क्रिकेट में अच्छी बात ये है कि 20 से 40 ओवर के अंदर मैदान पर जो हुआ उसके बाद आप पैसे काट लीजिए, उसके बाद आप बैन कर दीजिए, पर जो जीत गया जो हार गया उसका फिर सेकंड वर्जन नहीं है, वो उसका आगे कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब इन शॉर्ट हमारे मैच पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम लोग सीरीज जीत चुके हैं। सो अब सीधा हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि है बवाल। तो बवाल क्या है, पहले तो ये बताओ। बवाल यही है, बवाल ये है कि
हर्षित राणा को भेजना, शिवम दुबे के जगह पर रिप्लेसमेंट उनका करना, आईसीसी के जो नियम के मुताबिक है वहां पे ये चीजें जो है, मैंने पहले बताया कि ये चीजें वैलिड नहीं है। नियम तो यही कहता है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होना चाहिए, नहीं है। तो अब इसको लेकर के ही सारा बवाल है और हर्षित राणा इसीलिए छाए हुए हैं। और उनके लिए अच्छी बात यह है कि कहते हैं ना कि भाई वो बंदा अच्छा करके विकेट दिला के भारत को जिता के फिर सवालों के घेरे में है, तो उसको भी अच्छा लगता होगा कि मेरा डेब्यू क्या हुआ, 10 दिन खबरों में बना रहा, मेरा देश दुनिया में नाम हो गया कि भाई मतलब पहला मुकाबला ही खेला और ऐसे हो गए। तो उनके लिए तो भाई वो बेनिफिट है कि भाई इस वजह से भी लोग अब सर्च करेंगे, पढ़ेंगे हर्षित राणा को। हालांकि लोग जानते हैं क्रिकेट आईपीएल की वजह से, बट एक ये अलग ही होता है कि आपने डेब्यू तो बहुत खिलाड़ी करते हैं पर चर्चा भी नहीं होती, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता। हर्षित राणा ने वो कमाल कर दिया, बवाल हो गया। तो वो बेसिकली वही बवाल है। अब उसका बवाल यही है कि मसला जो भी वो रेफरी और आईसीसी के बीच का है। अब वो रेफरी और आईसीसी समझेगा क्या करना उसको। तो इन शॉर्ट जो बवाल है वो पॉजिटिव ही है ना, अगर हम हाँ मतलब उसमें कुछ बहुत कुछ ऐसा नहीं है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, नहीं वो बस टूल जानबूझ के पकड़ाया जा रहा है क्योंकि विदेशी खिलाड़ी, मैंने आपको कल एक बात कह रहा था ना कि विदेशी खिलाड़ियों के साथ मुकाबले हो और थोड़ा बवाल ना हो, थोड़ा उसको लेकर के कुछ हलचल ना हो, तो हो नहीं सकता क्योंकि वो उनकी फितरत है, वो करते हैं। अब जो हो गया उसके बाद बटलर का बयान आ गया, माइकल वॉन का बयान आ गया, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ियों का बयान आ गया। ठीक है, वो क्रिकेट को जीते हैं तो वो अपनी बात रखेंगे, गलत है तो गलत कहना भी चाहिए और इसके लिए वो हम उनका स्वागत भी करना चाहिए कि भाई ठीक है वो बातें सही कह रहे हैं। अब जो फैसला वो आईसीसी करेगा, देखेंगे क्या करना है। तो इन सब के बीच में जहां तक मुझे जो नॉलेज है, अगर ऐसे सिचुएशंस होती हैं उसमें जो सजेशंस दिए जाते हैं, तो आपने कहा कि गौतम गंभीर ने बहुत सही डिसीजन लिया, उन्होंने इनको भेजा और उनको भेजा, लेकिन शायद गौतम गंभीर के ऊपर भी कोई होता है या ऑब्वियसली होता तो नहीं, बीसीसीआई है मैनेजमेंट। तो ऐसे उसमें मैनेजमेंट का क्या रोल है? मतलब मैनेजमेंट भी तो कुछ उनका नहीं, देखो जब ऐसा है कि एक चीज ये भी बहुत समझने वाली बात है, मैनेजमेंट का काम है आपको 15 लोगों को चुन करके भेज दिया उसने, मैच के अंदर जो चल रहा है वहां पे कोच, कप्तान और टीम है। अब उसके बाद मुकाबले हो गए, जीत गए आप, आपका सब कुछ हो गया। आईसीसी अगर इस लेवल का कोई स्टैंड लेता है जो भारतीय खिलाड़ी या कोच को लेकर लेता है, तब बीसीसीआई हस्तक्षेप करेगा। जो आपकी बॉडी है वो हस्तक्षेप करेगी, पहले नहीं कर सकती क्योंकि आपके पास कोई ऑफिशियल कुछ चीज है नहीं। दूसरी चीज क्या है कि बीसीसीआई दुनिया के क्रिकेट में वो बॉडी है कि आईसीसी को भी अगर देखा जाए ना तो एक लहजे में आप कह सकते हैं कि उससे ऊपर है बीसीसीआई हर मामले में, पैसे के मामले हर चीज। लेकिन आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, तो वो मतलब एक उसका अपना पद है। तो वैसे में इन छोटी छोटी चीजों को मुझे नहीं लगता कि गंभीर पे कोई सवाल हो या किसी पे कोई सवाल हो, आईसीसी कुछ करेगा, कुछ नहीं होने वाला इसका। और खासकर में तब तो बिल्कुल नहीं होगा जब मुकाबला भारत में चल रहा है। तो हालांकि आईसीसी जो करेगा वही करेगा और बॉडी का हस्तक्षेप, हाँ ये बहुत बड़ी बात बोली। हाँ तो इसलिए क्योंकि भारत में मुकाबला हो रहा है तो इसलिए भी इसके पीछे तो इंग्लैंड वाले भी ऐसे बोल रहे हैं कि भैया इंग्लैंड में मुकाबला हुआ हमारे साथ होता है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ हमारे साथ होता। हम भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया गए थे, कोई नहीं सुन रहा जी, हमारे खिलाड़ियों को गाली दिया जा रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। हमारे खिलाड़ियों को गलत आउट दे दिया जाता है, कोई सुनता ही नहीं है। कहाँ उस पर आईसीसी हस्तक्षेप करता है? क्योंकि ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब ये किसी पर्टिकुलर एक देश में खेला जा रहा है, आईसीसी का इवेंट बस मॉनिटरिंग का है, आईसीसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, भारत करा रहा होगा, ये भारत बुलाता है, बाकी चीजें कर रहा होगा। तो उसके लिए हमारे साथ तो कितनी जास्ती हुई है भाई, हम थोड़ी ना आईसीसी को बार बार जाके अपील करते हैं। तो इसमें लेकिन होता रहता है, क्रिकेट का है वो पार्ट है, उसमें इतनी छोटी छोटी चीजों को थोड़ी कोई सीरियस लेता है। लेकिन अब आईसीसी जो चीज वो है उस पर तो लेना पड़ेगा, जो रूल रेगुलेशन की बात है उस पर आईसीसी हस्तक्षेप करेगा। तो बीसीसीआई का मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई ज्यादा अपना स्टैंड होगा जब तक कोई आईसीसी ना कुछ कर दे। तो हमने जो स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत बड़ा खुलासा हम करेंगे, तो वो खुलासा आप खुद ही कर दीजिए। वो खुलासा इम्पैक्ट प्लेयर को लेके है। इम्पैक्ट प्लेयर को लेके ये कि हमने जो आपको एक बात बताई कि वो बैच रेफरी की हो सकती है कि उन पे कुछ एक्शन हो। दूसरा इम्पैक्ट प्लेयर हर्षित राणा को जब आपने ये आईपीएल में होता है कि आपको एक काम करना है कि आप किसी एक बल्लेबाज को बैठा लीजिए, गेंदबाज को बैठा लीजिए, एक इम्पैक्ट प्लेयर भेज दीजिए, तो वो इम्पैक्ट प्लेयर जाता है। उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन मतलब ऐसा नहीं है कि बल्लेबाज है कि गेंदबाज है, आप जिसको चाहते हैं भेज सकते हैं, है ना। तो आप उसमें क्या होता है कि आप भेजते हैं और वो चल जाता है, तो आपके फायदे की चीज हो गई। तो इसमें ये भारत के लिए फायदेमंद हो गया, भारत को इससे फायदा मिल गया। तो इसको इम्पैक्ट के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई वो इम्पैक्ट खिलाड़ी हो गया। मतलब जो आईपीएल के रूल में जैसे है कि भाई उसको भेजा गया, गेंदबाजी की जरूरत थी, गेंदबाजी भेजा गया, आपने कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया, वो विकेट भी ले लिया, भारत जीत भी गया। तो वो इम्पैक्ट रूल के हिसाब से
इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे हो गया। मतलब ये है कि आईसीसी में क्या, फिर अगर इसी को देखते हुए आईसीसी कोई बड़ा रूल बनाने वाला है कि भाई ये काम करो, T20 के मुकाबले में आप इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हैं। अगर आपको गेंदबाज की जरूरत है तो गेंदबाज खिला लीजिए, बल्लेबाज की जरूरत है तो बल्लेबाज खिला अभी लीजिए। तक ये चीज है नहीं लेकिन है, लेकिन आईपीएल में है। अच्छा ओके T20 में नहीं है। हाँ, मतलब ओके इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है, अभी हाँ आईपीएल में भारत कराता है उसमें। हाँ तो उसमें ये है कि मतलब इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उसमें ये होता है कि मान लो आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब आपको लगता है कि नहीं यार बल्लेबाज सारा आउट, एक बल्लेबाज उतारना है, तो आपने किसी गेंदबाज को बैठा दिया, उसके जगह पर बल्लेबाज उतार दिया। अच्छा आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपने कहा कि यार एक काम करते हैं ना, मुझे किसी बल्लेबाजी को नहीं खेला, मतलब बल्लेबाज की जरूरत नहीं है, हमें गेंदबाज लेके चले जाते हैं। तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट के तौर पर हर्षित राणा है जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। तो देखते हैं अब आगे इसमें मतलब क्या होता पूरा है। लूप होल इन शॉर्ट यही है कि जो T20 का जो एक रूल है वो वॉयलेट हुआ है एक तरीके हाँ, से बिल्कुल। कि बैट्समैन की जगह पे बैट्समैन का ही रिप्लेसमेंट हो सकता है, बॉलर की जगह पे बॉलर का ही हो बिल्कुल, सकता है, लेकिन वही। यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है। इसीलिए वो दिक्कत है और इसीलिए सवाल है। अच्छा इसीलिए सवाल है ओके। तो ये तो पूरे डिस्कशन का वो था, लेकिन इसके साथ में एक और हमारी गुड न्यूज़ है, वो ये है कि इंडिया ने लाइक टीम इंडिया ने एक बहुत बड़ा महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो योगेश जी बताएंगे कि वो महारिकॉर्ड क्या है? बताइए फिर। रिकॉर्ड, हाँ वो भारत ने रिकॉर्ड ये किया है कि भारत 17 मुकाबले, 17 सीरीज, मुकाबले नहीं कहेंगे आप, भारत 17 सीरीज अपने देश में लगातार जीता है, एक भी सीरीज हारा नहीं है। मतलब 17-20 शायद खेला है टोटल, जिसमें शायद 17 और पहले टॉप पे है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद साउथ अफ्रीका है। तो ये भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है कि आप अपने धरती पर 17 सीरीज जीतते हैं, लगातार जीतते हैं, और मतलब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी का, लगातार जीतते चले जाते हैं, और ये जीत का रिकॉर्ड आपका बताता है कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, इसलिए सैल्यूट है आपको। तो इस चीज़ की भी आप सभी को बधाई। और आज मुझे डिस्कशन करने में थोड़ा-सा और मज़ा आ रहा है, तो मैं एक और चीज़ इनसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि 5वां जो हमारा T20 मैच है, वो वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है। मैंने शुरुआत में बोला था कि वानखेड़े जो है, वो अपने आप में विवाद है। तो आप दर्शकों को वानखेड़े स्टेडियम से रिलेटेड कुछ चीज़ जो याद दिलाना चाहते हो या बताना चाहते हो? वानखेड़े में बस यही है कि हमने अभी हाल फिलहाल में जो जैन में है, वो वानखेड़े में भारत की जीत की ट्रॉफी आई थी, जब हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे और T20 में, और रोहित शर्मा लेके आए थे, और रोहित शर्मा ने फिर प्रॉमिस किया कि चैंपियंस ट्रॉफी की फिर एक ट्रॉफी लेके आएंगे। तो हम सब वेट कर रहे हैं कि रोहित शर्मा जो 19 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसमें रोहित शर्मा एक बार फिर से एक चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी टूर्नामेंट का लेकर वानखेड़े आए, फिर वानखेड़े में मिलेंगे, बाकी छोटे छोटे मुकाबले तो होते रहेंगे। इन्होंने तो भाई अच्छी चीज़ बता दी है, लेकिन जो मैं एक्चुअली में पूछना चाह रही थी, शायद आप लोगों को समझ में भी आ रहा हो कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। वानखेड़े स्टेडियम से रिलेटेड आपको क्या चीज़ याद आती है? आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बताते रहिए। लेकिन मैं फिर भी उसी मुद्दे पे लगी रहूँगी, वानखेड़े का कोई एक कंट्रोवर्शियल इश्यू कल करेंगे उस पर डिस्कशन। आप वानखेड़े का पूरा हिस्ट्री लेकर आएंगे आपके सामने, अच्छा ओके ठीक है। कंट्रोवर्शियल जितना होगा। वही तो हम वानखेड़े के बारे में कल बात करेंगे, मतलब वानखेड़े स्टेडियम के बारे में। तब तक के लिए आपके भी कमेंट्स देखते हैं कि आपको क्या याद आया, क्या पता हमें रिसर्च की ज़रूरत ही ना पड़े, आपके कमेंट से ही हमें सारी चीज़ें पता चल जाए कि भाई वहाँ पे क्या-क्या हुआ था। और बाकी आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी वक़्त पे, तब तक के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीक है।